हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पर्वत पठार एवं मैदान का जो चैप्टर है उसमें से हमने पिछली वीडियो में पर्वत के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम पठार एवं मैदान से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी बुक में दे रखे हैं वो सभी कंप्लीट करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 31 है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो लगभग 33% भाग पर आपका पठार यानी प्लेट्यू देखने को मिलता है। सेकंड है कि पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो लगभग 9 से 10% जनसंख्या प्लेट्यू रीजन्स में रहती है। अगला है पठारी क्षेत्रों में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो कोयला पठारी क्षेत्रों में प्लेट्यूज में पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है। खनिज तेल मैंगनीज, तो ये खनिज तेल आपको, ये जितने भी प्लेट्यूज हैं उनमें मेजरली खनिज तेल आपको नहीं देखने को मिलेगा। जितना भी ये पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शंस है या ये चीज़ें हैं तो ये आपको मेजरली जो खनिज तेल वाला रीजन होता है ये ऑफशोर रीजन होता है, यानी जहाँ पे समुद्र तट का जो किनारा होता है वहाँ पे आपको खनिज तेल अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। लेकिन पठारी क्षेत्रों में प्लेट्यू रीजन में खनिज तेल की मात्रा कम आप पाई जाती है, या फिर ये खनिज बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अगला है जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम प्लेट्यूज के टाइप्स देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ प्लेट्यूज यानी जो पठार हैं उनके प्रकार दे रखे हैं। तो पहला प्लेट्यू का टाइप होता है टेक्टोनिक प्लेट्यूज, यानी मेजरली ये जो प्लेट्यूज बने हैं वो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट्स के कारण बने हैं। जैसे कोलोराडो का प्लेट्यू हो गया, डेक्कन का प्लेट्यू हो गया। तो ये टेक्टोनिक अपलिफ्ट की वजह से होते हैं, यानी टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, कोई भी प्लेट विवर्तन की गतिविधि हुई और उससे कोई भी एक हिस्सा ऊपर उठ गया, जो ज़मीन के लेवल से ऊपर उठ गया और उसका जो स्लोप है वो अधिक हो गया। तो जिस वजह से इसको हम टेक्टोनिक प्लेट्यू या टेक्टोनिक पठार बोलते हैं। इसी प्रकार से दूसरा प्रकार है इसमें वॉल्केनिक प्लेट्यू, यानी ज्वालामुखियों से भी आपका पठारों का निर्माण हो सकता है। तो इस प्रकार के जो पठार होते हैं उन्हें वॉल्केनिक प्लेट्यूज बोलते हैं। एग्जाम्पल पे रहेगा कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू यूएसए। कोलंबिया का जो स्नेक प्लेट्यू है ये वॉल्केनिक प्लेट्यू है। इसी प्रकार से नॉर्थ आइलैंड वॉल्केनिक प्लेट्यू है न्यूजीलैंड का। ठीक है, तो ये वॉल्केनिक प्लेट्यू भी हो सकते हैं। डाइसेक्टेड प्लेट्यू भी हो सकते हैं, यानी नदियाँ किसी भी एक रीजन को काट दें और चारों तरफ से नदियाँ चल रही हों, बीच वाला रीजन ऊपर उठा हुआ दिख जाए या ऊपर उठ जाए तो उस रीजन को हम बोलेंगे डाइसेक्टेड प्लेट्यू, जो नदियों द्वारा बनते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा एलिगेनी प्लेट्यू यूएसए का है, औजार्क प्लेट्यू ये भी यूएसए का है। अब कुछ प्लेट्यू ऐसे होते हैं जो दो पर्वतों के बीच में पाए जाते हैं, जैसे एक तरफ है कुनलुन शान और उसके बीच में आपका प्लेट्यू देखने को मिलेगा और फिर दूसरी तरफ है आपका हिमालय। तो इस प्रकार का जो प्लेट्यूज होते हैं, यानी जो बीच में ये जो प्लेट्यू है इसे तिब्बत का प्लेट्यू कहते हैं। एक तरफ आपका कुनलुन शान था और दूसरी तरफ हिमालय है, ये हिमालय है, इधर कुनलुन शान है। यानी दो पर्वतों के बीच में जो प्लेट्यूज या पठार पाए जाते हैं उनको बोलते हैं इंटरमॉन्टेन प्लेट्यूज। ठीक है, या फिर हिंदी में ऐसे बोलेंगे अंतरपाद पठार, यानी जो अंतर पर्वतीय पठार पठार यानी दो पर्वतों के बीच में जो प्लेट्यूज पाए जाते हैं, जो पठार पाए जाते हैं उन्हें इंटरमॉन्टेन प्लेट्यूज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तिब्बत का प्लेट्यू हो गया, एल्टी प्लानो प्लेट्यू हो गया, ये साउथ अमेरिका में है, तो ये इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू थे। ऐसे ही पीडमोंट प्लेट्यू भी होते हैं, यानी एक पर्वत है और उसी के नीचे आपका प्लेट्यू देखने को मिलेगा, उसी के जो उसका जो फुट है पर्वत का वहीं पर एक प्लेट्यू देखने को मिलेगा जिसे बोलेंगे पीडमोंट प्लेट्यू या पर्वत पाद प्लेट्यू इसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, यानी लोकेटेड एट द बेस ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के बेस पे ये आपका ये पठार पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे पीडमोंट प्लेट्यू यूएसए का है, पेटागोनियन प्लेट्यू अर्जेंटीना का है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज पाए जाते हैं जो बहुत बड़े हिस्से पर होते हैं, पूरे एक महाद्वीप को कवर करते हैं, जैसे कैनेडियन सील्ड हो गया। तो ये इस प्रकार के प्लेट्यू कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज कहा जाता है। तो ये एक प्लेट्यूज यानी पठारों के उदाहरण थे। अब कुछ विश्व के जो प्रमुख पठार हैं उनको देख लेते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, ये ज्वालामुखी पठार है, वॉल्केनिक प्लेट्यू है और ये यूएसए में लोकेटेड है यहाँ पे। ऐसे ही इसी रीजन में आपका कोलोराडो प्लेट्यू देखने को मिलेगा, कोलोराडो प्लेट्यू देखने को मिलेगा। मैक्सिकन प्लेट्यू देखने को मिलेगा। मैक्सिकन प्लेट्यू
संसार की जो सबसे बड़ी सिल्वर माइन है, यानी जो चांदी चांदी की जो सबसे बड़ी खदान है, उसका नाम है चिहुआ। अब ये जो माइन है ये कहाँ पे पाई जाती है? तो इसी प्लेटू में, मैक्सिकन प्लेटू में पाई जाती है। मैक्सिको किसके लिए जाना जाता है? चांदी के लिए जाना जाता है। तो संसार की जो सबसे बड़ी चांदी की जो खदान है वो आपका मैक्सिकन प्लेटू में ही है। ऐसे ही दक्षिणी अमेरिका में देखें तो यहाँ पे एल्टी प्लानो प्लेटू देखने को मिलेगा। एल्टी प्लानो प्लेटू को ही बोलिवियन प्लेटू कहा जाता है, यानी बोलीविया का पठार कहा जाता है। और ये प्लेटू टिन रिजर्व के लिए जाना जाता है, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा टिन की रिजर्व पाए जाते हैं, एल्टी प्लानो प्लेटू या बोलिवियन प्लेटू। यहीं पे आपको माटा ग्रासो प्लेटू ब्राज़ील के क्षेत्र में दिखाई देगा। माटो ग्रासो प्लेटू कहाँ पे? ब्राज़ील वाले क्षेत्र में है। पेंटागोनियन प्लेटू आपके अर्जेंटीना चिली वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, पेंटागोनियन प्लेटू। तो ये आपके नॉर्थ और साउथ अमेरिकन के प्लेटू हो गए। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका में एक प्लेटू बचा, कनाडा में लॉरेंशियन कैनेडियन सील्ड। लॉरेंशियन कैनेडियन सील्ड, ठीक है। यूरोप के प्लेटू देखते हैं तो यूरोप में आपको यहाँ पर आइबेरियन प्लेटू देखने को मिलेगा। आइबेरियन प्लेटू ये कहाँ पे है? स्पेन और पुर्तगाल के बीच में है आइबेरियन प्लेटू। ऐसे ही यहाँ पे ब्रेवेरियन प्लेटू देखने को मिलेगा फ्रांस वाले रीजन में, फ्रांस जर्मनी के बीच में। फिर ब्रेवेरियन प्लेटू, यहाँ पे मैसिव प्लेटू है, मैसिव सेंट्रल प्लेटू, ये फ्रांस के क्षेत्र में है, मैसिव सेंट्रल प्लेटू। एनाटोलियन प्लेटू ये तुर्की वाले रीजन में है, यहाँ पे एनाटोलियन प्लेटू। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में यहाँ पे अल्जीरिया वाले क्षेत्र में अगर प्लेटू देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर प्लेटू। ये वाला जो रीजन है यहाँ पे जो पठार है उसे इथोपियन प्लेटू बोलते हैं। ये वाला जो रीजन है कॉन्गो वाला रीजन, यहाँ पे कॉपर बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है और इस प्लेटू जो पठार है यहाँ पे उसे कटंगा प्लेटू बोलते हैं। कटंगा प्लेटू कॉन्गो में है। ऐसे ही ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू बोलते हैं ये वाले रीजन में। और मस्करीन पठार बोलते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है मस्करीन पठार, तो उस क्षेत्र में मस्करीन पठार देखने को मिलेगा। ये सेसल से मॉरिशस के बीच में देखने को मिलेगा आपको मस्करीन पठार। ऑस्ट्रेलिया में देखें तो किम्बरले प्लेटू देखने को मिलेगा। ये वाला रीजन किम्बरले प्लेटू है, यहाँ पे डायमंड के लिए जाना जाता है। ऐसे ही इंडिया में यहाँ पे डेक्कन ट्रैप्स हैं। इंडिया के हिमालय के जस्ट ऊपर तिब्बत का पठार देखने को मिलता है। ये संसार का सबसे ऊंचा पठार है, यानी तिब्बत का जो पठार है उसी में से है एक पामीर का पठार, यानी तिब्बत के पठार का एक छोटा हिस्सा है पामीर का पठार। और पामीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये सबसे ऊंचा है इसीलिए इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी संसार की छत कहा जाता है। एक प्लेटू है पोटवार का प्लेटू, ये आपका पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, पोटवार प्लेटू पाकिस्तान। और यहाँ पे आपका चीन में देखने को मिलेगा लोइस प्लेटू, ठीक है। ये जो छोटे छोटे ये वायु के अपर्दन द्वारा बनता है, यानी हवा के द्वारा बनता है। छोटे छोटे कणों से जो बालू के कण होते हैं छोटे छोटे, उनको इकट्ठा कर देता है ये। तो यहाँ पे लोइस प्लेटू है चीन में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्लेटूज थे जो आपको देखने थे। आप क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे 34 वाला क्वेश्चन था कि जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो ऐसे जो पठार होते हैं जिनमें एक तरफ आपका कोई पर्वत है और फिर दूसरी तरफ भी पर्वत है और बीच में आपका प्लेट्यू है, तो इस टाइप के प्लेट्यूज को कहा जाता है इंटर माउंटेन प्लेट्यू, या हिंदी में इन्हीं को कहा जाएगा अंतरा पर्वती पठार। यानी दो पर्वतों के बीच में जो पठार होता है उसे अंतरा पर्वती पठार कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा तिब्बत का पठार। अब ये किन किन के बीच में है? तो ये हिमालय और कुनलुन शान के बीच में है। अगला है पर्वतों के पदों, यानी पर्वतों के जो बेस होता है, जो माउंटेन का बेस होता है, अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहा जाता है? यानी जो माउंटेन के बेस पे जो प्लेट्यू होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको पीडमोंट प्लेट्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीडमोंट प्लेट्यू बोलते हैं। हिंदी में इसे पर्वत पदी पठार कहा जाता है। यानी एक पर्वत था, उसके बेस पे यहाँ पे जो पठार होगा उसे पर्वत पदी पठार कहा जाएगा। अगला है निम्न में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता? यानी इंटर माउंटेन प्लेट्यू की श्रेणी में कौन सा नहीं रखा जाता है? तो तिब्बत का पठार इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। मैक्सिको का पठार ये भी इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। बोलीविया का पठार ये भी इंटर माउंटेन प्लेट्यू है, यानी अंतर पर्वतीय पठार है। लेकिन छोटा नागपुर का पठार है ये इंटर माउंटेन प्लेट्यू नहीं है, अर्थात ये छोटा नागपुर पठार है इसके चारों ओर आपके पर्वत देखने को नहीं मिलेंगे। तो छोटा नागपुर का पठार अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अगला है अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। तिब्बत का पठार उदाहरण है, पेटागोनिया का पठार,
इसका उदाहरण नहीं है। पैटागोनिया का पठार, जो पैटागोनिया का पठार है वो अंतरपर्वतीय पठार नहीं है। कोलंबिया का पठार अंतरपर्वतीय पठार है। बोलीविया का पठार भी अंतरपर्वतीय पठार है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत पदी पठार है, यानी माउंटेन के बेस पे पाए जाने वाला प्लेट्यू है। तो इस चारों में से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा पैटागोनिया का प्लेट्यू। जो पैटागोनिया का पठार है वो माउंटेन के बेस पे पाया जाता है, इसी वजह से हम इसे पर्वतपदी पठार कहते हैं। बाकी जो तीन दे रखे हैं, तिब्बत का पठार, ब्राजील का पठार, बोलीविया का पठार, ये इंटर माउंटेन प्लेट्यू हैं या अंतर पर्वतीय पठार हैं। अगला है मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है। तो मेसेटा का पठार अभी हमने देखा था कि ये स्पेन और पुर्तगाल के बीच में स्थित है, यानी स्पेन और पुर्तगाल वाले क्षेत्र में आपका मेसेटा प्लेट्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, मेसेटा प्लेट्यू है। अगला है टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है। तो टेलीग्राफिक पठार है ये आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये पानी के नीचे है। ठीक है, जो रिज है मिड अटलांटिक रिज, उसके द्वारा निर्मित है टेलीग्राफिक पठार, और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अभी हमने बताया था कि जो तिब्बत का पठार है, और तिब्बत का पठार में से जो इसका छोटा हिस्सा है पामीर का पठार, वो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है, जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है। यानी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर वो रहेगा तो तिब्बत का पठार रहेगा। अगला है पोर्टवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है। तो पोर्टवार प्लेट्यू आपके पाकिस्तान में स्थित है। अगला है लोएस्ट पठार स्थित है कहाँ पर। तो लोएस्ट पठार चीन में स्थित है। यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो एनाटोलिया का जो प्लेट्यू है, एनाटोलिया प्लेट्यू है या एनाटोलिया का पठार, ये कहाँ पे है। तो ये तुर्की में है। अवीशीनिया का पठार ये इथोपिया में है। मेसेटा का पठार स्पेन या पुर्तगाल के रीजन में है। और एशिया माइनर का पठार आपका ईरान में है। यानी 1 2 3 4 ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो तिब्बत का पठार किन के बीच में स्थित है। तो अभी हमने बताया था कि हिमालय पर्वत और कुनलुन शान के बीच में स्थित है तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोइस का पठार है हिमानीकृत, जलकृत, पवनकृत या नदीकृत। यानी जो लोइस का पठार बनता है, छोटे छोटे मिट्टी के जो बालू के कणों द्वारा जो पठार बनता है, तो वो किस वजह से बनता है। तो ये पवन की वजह से बनता है। यानी किसके द्वारा बनाया जाता है। ये विंड के द्वारा बनाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है। तो पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। तुर्की में एनाटोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो तुर्की में जो एनाटोलिया का पठार है ये पॉन्टिक रिज और टॉरस पर्वतमाला के बीच में स्थित है। यानी पॉन्टिक और टॉरस के बीच में है एनाटोलिया का पठार। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अगला है रांची का जो पट पठार निम्नलिखित में से क्या है। तो रांची का पठार इनमें से क्या है। पैडी प्लेन है, संरचनात्मक मैदान है, उठा हुआ पेनी प्लेन है, पर्वतपदी पठार है। तो एक पेनी प्लेन है। पेनी प्लेन क्या रीजन होता है। तो ये पेनी प्लेन, ये जो क्षेत्र है ये आपका नदियों द्वारा निर्मित है। यानी जब नदियाँ बह रही होती हैं तो सारी चीज़ों को काटती हुई चलती हैं, तो एक बीच में जो प्लेट्यू या एक ऊंचा उठा हुआ भाग रह जाता है किसी मैदानी क्षेत्र में नदियों द्वारा बनाया हुआ, उसको हम पेनी प्लेन कहते हैं। या समतल जो मैदान होता है उसको पेनी प्लेन कहते हैं। बोलीविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है। तो बोलीविया के पठार पे आपको टिन देखने को मिलेगा। अगला है, अब हम यहाँ पे पठार कंप्लीट हो गए, मैदान से संबंधित सभी क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो लगभग 41% एरिया पे मैदान पाया जाता है। यानी माउंटेन्स, प्लेट्यूज और मैदान में जो प्लेन्स रीजन है, इसमें सबसे ज़्यादा जो भाग है वो मैदान का है। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है। तो मैदान की गणना प्रथम श्रेणी, सेकंड श्रेणी या द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी, ये 3 प्रकार की श्रेणी हैं। जो सेल्सबरी, प्रोफेसर सेल्सबरी था, उसने जितने भी भू उच्चावच हैं पृथ्वी के ऊपर, उनको 3 श्रेणियों में बांटा था। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी में आपके आते हैं महाद्वीप और महासागर। द्वितीय श्रेणी में महाद्वीप और महासागर के ऊपर जितने भी उच्चावच अंतर्जात बलों के द्वारा निर्मित होते हैं वो आते हैं। और तृतीय श्रेणी में वो उच्चावच आते हैं जो बहिर्जात बलों के द्वारा निर्मित होते हैं। तो यहाँ पे जो मैदानी भाग है या पठार है या आपका पर्वत थे, ये सभी आपके द्वितीय श्रेणी में देखने को मिलेंगे, यानी सेकंड ऑर्डर रिलीफ सी फीचर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है। तो लगभग 85% भाग उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है।
यानी क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन किसे कहा जाता है? क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन किसे कहा जाता है? तो मैदानी भाग को ही क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। यानी जितनी भी सभ्यताओं ने जन्म लिया है वो किसी नदियों के जमाव से, जितना जो भी मैदानी भाग बना था उन्हीं पर सभ्यताओं ने जन्म लिया है। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो जो सिंधु नदी के द्वारा जो प्लेन रीजन बना था उस पे उस पे जन्म लिया था इस सभ्यता ने, या फिर चाहे टिग्रिस यूफ्रेट्स के बीच में आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, ऐसे ही येलो रिवर के आसपास के क्षेत्र में आपकी चीन की सभ्यता हो। तो जितनी भी सभ्यताओं ने जन्म लिया है वो कहीं ना कहीं किसी नदियों के द्वारा, जो डिपोजिशन के द्वारा जो भी प्लेन्स रीजन बने हैं वहीं पर उन सभ्यताओं ने जन्म लिया था। तो सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? मैदान को कहा जाता है। अगला है उत्तरी पश्चिमी चीन का लोएस्ट मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? तो किस प्रकार के जमाव से इस प्रकार का मैदान बना है? तो रेत व धूल कणों के जमाव से आपका लोएश का मैदान बना है। और लोएश का मैदान कहाँ पे है? उत्तर पश्चिमी चीन में है। ये रेत और धूल कणों के जमाव से बनता है। और ये किससे, इसका कारक कौन है? तो ये इसका कारक है विंड। अगला है पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? तो इन टीलों को इंसलवर्ग कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक एरिया था जिसमें सॉफ्ट रॉक्स थी और कुछ थोड़ी बहुत हार्ड रॉक थी, यानी छोटी 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 हार्ड चट्टानें थी, और बाकी सारा सॉफ्ट एरिया था, यानी सॉफ्ट रीजन था। और यहाँ पे तो जो सॉफ्ट चट्टानें थी, ये जो सॉफ्ट रॉक्स थी, वो तो आपकी हवा से एक जगह से वो टूट कर दूसरी जगह चले गए। उसके जितने भी धूल के कण थे, बालू के कण थे, वो दूसरी जगह चले गए। लेकिन जो हार्ड रॉक थी वो अभी भी खड़ी हुई हैं, वो प्रतिरोधी चट्टानों के रूप में खड़ी हुई हैं उसी एरिया में, जिनको इंसलबर्ग कहा जाता है। अगला है कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? जैसे अभी हमने देखा कि पवन द्वारा जितने भी मैदान बनते हैं उसमें जो भी कठोर चट्टानों के टीले खड़े रह जाते हैं उनको इंसलवर्ग कहा जाता है। ऐसे ही कास्ट मैदान यानी कास्ट टोपोग्राफी, जहाँ पे कार्बोनेट से बनी हुई चट्टानें हैं और अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा वो टोपोग्राफी या वो मैदान बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो अवशिष्ट टीले खड़े रह जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको ह्यूम्स कहा जाता है। अगला है नदी अपरिचित मैदान अथवा संप्राय मैदान पेनीप्लेन में यत्र तत्र पाई जाने वाली प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को क्या कहा जाता है? तो इनको मोनेड नॉक कहा जाता है। यानी नदी द्वारा जो मैदान बनेगा उसमें जो चट्टानें खड़ी मिलेंगी आपको, कठोर चट्टानें, उन्हें मोनेड नॉक कहा जाता है। जो कास्ट मैदान होंगे उसमें जो कठोर चट्टानें खड़ी हैं उन्हें ह्यूम्स कहा जाता है। और जो पवन से मैदान बने हैं उसमें जो कठोर चट्टानें खड़ी होती हैं उन्हें इंसलवर्ग कहा जाता है। तो इस तरीके से याद करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। पेनी प्लेन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नदी के द्वारा होता है। पेडी प्लेन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये हवा के द्वारा, पवन के द्वारा होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में लोइश के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो लोइश के मैदान कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं इन चारों जगहों से? तो कंबोडिया में इस तरीके के मैदान नहीं पाए जाएंगे। बाकी न्यूजीलैंड, यूक्रेन, अर्जेंटीना में लोइश के मैदान पाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो जर्मनी में आपका इन चारों में से ब्लैक फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, और ये ब्लॉक माउंटेन है या फॉल्ट माउंटेन है, यानी यह एक भ्रंश पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ का है? जर्मनी का है। अगला क्वेश्चन है पेनाइन, ये यूरोप अपलेश पेनाइन कहाँ पे? यूरोप में। अपलेशियन कहाँ पे? अमेरिका में। और अरावली है भारत में। ये किस चीज़ के उदाहरण है? तो ये युवा पर्वत श्रृंखला के, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला के, पुरानी पर्वत श्रृंखला के, या फोल्ड पर्वत श्रृंखला के? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। अगला, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइन नदी के किनारे पे कौन सा अवस्थित है इन चारों में से? तो ब्लैक फॉरेस्ट है। एक्चुअली ये आपकी राइन नदी है, इस तरीके से राइन नदी है, और इसके इधर एक साइड पे है बॉस्जेस पर्वत जो फ्रांस का है, और दूसरी साइड पे है आपका ब्लैक फॉरेस्ट, ये आपका जर्मनी का है। तो ये इस तरीके से आपको फीचर देखने को मिलेगा। बीच से राइन नदी जा रही है, एक तरफ बॉस्जेस पर्वत फ्रांस का है, दूसरी तरफ ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी का, और दोनों ही आपके फॉल्ट माउंटेन है या ब्लॉक माउंटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? यानी एक आपका माउंटेन ये था, दूसरा माउंटेन ये था, इनके बीच में जो जगह बचेगी, थोड़ा सा जगह होती है जिसमें से नदी निकल के आती है, और नदी के किनारे पे जो रास्ता बन जाता है यानी माउंटेन को क्रॉस करने का, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको दर्रा कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? दर्रा कहा जाएगा, या इंग्लिश में से पास कहा जाएगा। अगला है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो इन चारों में से सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, और ये विश्व का भी सबसे ऊंचा पर्वत है।
अगला है एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला आपका दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलेगी और एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नवीन बलित पर्वत नहीं है, यानी न्यू फोल्ड माउंटेन इनमें से कौन सा नहीं है? तो शेरा नवेदा, रॉकीज, हिमालय, आल्प्स। तो रॉकीज, हिमालय और आल्प्स ये तीनों ही आपके न्यू फोल्ड माउंटेन है, नवीन बलित पर्वत है, लेकिन शेरा नवेदा ऐसा नहीं है, ये आपका ब्लॉक माउंटेन है जो स्पेन वाले रीजन में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है या व्हाइट माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए चो ओयू, बी है मकालू, सी है लहोश्य या डी है धौलागिरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा धौलागिरी। जब शब्द को ही पढ़ोगे धौलागिरी, धौल का मतलब होता है थोड़ा वाइट कलर का, तो धौलागिरी ये जो पर्वत है नेपाल में स्थित है और इसी को श्वेत पर्वत कहा जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है कि पर्वत एक पंक्ति में व्यवस्थित हुए हो सकते हैं जिसे श्रेणी कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत में अरावली श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रेणियों में से एक है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि दक्षिण अमेरिका में माउंट किलिमांजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है, तो ये भी सही है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से हमने पर्वत पठारे और मैदानी भाग से सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।